अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये सच्ची और खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये भेजी है रिहाना शहजाद ने डेरा गाजी खान से। वो कहती हैं, आज भी मेरा आबाई घर डेरा गाजी खान में है, लेकिन इस वक्त मैं कराची में शिफ्ट हो चुकी हूं। इससे पहले कि मैं इस कहानी का आगाज करूं, एक कमेंट्स जो मैं अक्सर पढ़ता हूं, एक कमेंट आया हुआ था एक बहन का कि आपकी कहानियों को सुन के ना सिर्फ ज़िंदगी के दुख, मुसीबत, दर्द, बीमारी सब कुछ भूल जाते हैं, बल्कि जितने लम्हे कहानी को सुन रहे होते हैं तो कहानी के अंदर ऐसे खो जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी की सारी दुखों मुसीबतों को भूल जाते हैं। लेकिन आजकल आप जिस तरह की कहानियाँ सुना रहे हैं, जिसमें कभी सर कटा है, कभी किसी में चुड़ैल है, किसी में कभी जिन है, ऐसी ऐसी खौफनाक कहानियाँ हैं, अब तो डर लगना शुरू हो गया है। देखिए, इस कहानी का नाम ही हॉरर स्टोरी है, खौफनाक कहानी। अगर मैं इस तरह की कहानी आपको सुनाना शुरू कर दूं जिसमें खौफनाकी ना हो, डिफरेंट टॉपिक पे हो, तो मैं सुना सकता हूं। ये एक कमेंट्स मेरे लिए अहम क्यों है, क्योंकि आप लोगों की राय लेना चाहता हूं। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्या अगर आप चाहते हैं खौफनाक से हटके भी मैं कोई कहानी सुनाऊं तो हो सकता है ये 4 एपिसोड जो मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को जो मैं रात तक सुनाता हूं, ये 4 एपिसोड ऐसे ही रहेंगे। हो सकता है 1 या 2 ऐसी एपिसोड शुरू कर दूं जो डिफरेंट टॉपिक पे हो, और वो टॉपिक आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा टॉपिक होना चाहिए। जिस टॉपिक पे आप कहेंगे एक कहानी, मैं उस टॉपिक पे भी आपको सुनाया करूंगा। तो नीचे कमेंट्स में बताइए कौन सा डिफरेंट टॉपिक है जिस पे आप सुनना चाहते हैं, या सिर्फ हॉरर ही सुनना चाहते हैं। ये तो इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा। अगर कोई मज़ीद आप राय देंगे अपनी, तो मैं ज़रूर सर आंखों पर रखते हुए उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। रिहाना कहती हैं, हम लोग डेरा गाजी खान में रहते थे। शहजाद मेरे शौहर का नाम है। कराची के अंदर उनके एक बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। उनका ताल्लुक भी डेरा गाजी खान से था, लेकिन वो कराची शिफ्ट हो गए थे। अब वाह वहां पे सेटल थे। शहजाद से अक्सर फ़ोन पे उनका राब्ता रहता, और वो मेरे शौहर से कहते कि तुम भी कराची क्यों नहीं आ जाते। और आखिर कायल करते करते मेरे शौहर को उन्होंने कायल कर लिया। यूं प्रोग्राम बना कि हम डेरा गाजी खान से, जिसको डीजी खान कहते हैं, हम कराची शिफ्ट हो रहे हैं। मुख्तसर सा सामान पैक किया और यूं हम कराची पहुंच गए। उन्होंने 2-3 घर हमारे लिए देख रखे थे, लेकिन जैसे ही हम उस जगह पे पहुंचे, वो हमें लेने के लिए आए थे। उनका नाम है मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा भाई हमें लेने के लिए आए थे। वो जब हमें लेके अपने मोहल्ले में पहुंचे और हम घर में दाखिल होने लगे, तो उससे पहले एक घर के ऊपर ताला लगा हुआ था। मैंने सरसरी पूछा कि ये घर बंद है क्या? उन्होंने कहा हाँ, किराए के लिए अवेलेबल है, कोई रहना चाहे तो। हम लोग अंदर गए। उन्होंने एक मेज़बान की हैसियत से हमारी काफ़ी खिदमत की, और फिर मुस्तफ़ा भाई ने कहा कि कल हम चलेंगे, जो आप लोगों के लिए घर देखे हैं किराए पे, आप लोग वहाँ पे घर ले लीजिएगा। मैंने कहा मुस्तफ़ा भाई, तो आपके घर के साथ जो घर बना हुआ है, ये भी तो अगर किराए के लिए खाली है, तो ये क्यों ना हम ले लें। वो बोले हाँ, मेरा अंदर से देखा हुआ तो नहीं है, लेकिन मोहल्ले में रहते हुए पता लगा है कि ये किराए के लिए खाली है। आप लेना चाहते हैं तो हम मालिक मकान से बात कर सकते हैं। यूं मालिक मकान से बात हुई और उन्होंने वो हमें घर दिखाया। जब हम घर के अंदर दाखिल हुए, दाखिल होते ही एक बहुत बड़ा सहन था। उस सहन को अबूर करने के बाद एक बरामदा बना हुआ था, और उस बरामदे से आगे 2 कमरे बने हुए थे। वैसे तो ये काफ़ी पुराना घर था, लेकिन काफ़ी खुला था। सहन भी काफ़ी बड़ा था, और सबसे बड़ी बात, सहन के अंदर जो दरख्त लगा था, वो गर्मियों में ऐसी छाँव करता। उस दरख्त को देख के मेरे दिल ने किया कि ये घर सबसे बेहतरीन इसलिए है कि गर्मियों में जब शदीद गर्मी होती है, कराची जैसे बड़े शहर के अंदर
जहाँ खुले मकान नहीं होते, हवा का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता है। अगर किसी घर के अंदर दरख्त लगा हो और उसकी छाँव में आप दिन के टाइम बैठ जाएं तो बड़ी सुकून की नींद आती है। मैंने कहा मुझे यही घर लेना है। उस घर की सीढ़ियां ऊपर की तरफ भी जाती थी। जब हम दोनों मियाँ बीवी ऊपर की तरफ गए तो वहां पे भी एक कमरा बना हुआ था जिसका ताला बंद था। हमें उस घर को दिखाते हुए बताया गया कि इसके अंदर काठ कबाड़ पड़ा हुआ है और काफी अरसे से बंद है। अगर आप चाहेंगे तो आपको खाली करके दे दिया जाएगा, अगर जरूरत नहीं है तो इसको बंद ही रहने दें। मैंने कहा नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत हुई तो क्या आप इसको बाद में खोल देंगे? उन्होंने कहा जी, बाद में आपको खोल दिया जाएगा, फ़िलहाल मालिक मकान का इसके अंदर सामान पड़ा हुआ है। यूं ये घर पसंद कर लिया गया, लेकिन क्योंकि फौरी हम कराची पहुंचे थे, अभी घूमना फिरना था और मेरे शौहर जिस मकसद के लिए आए थे वो कारोबार भी शुरू करना था। यूँ 3-4 दिन तो उन्होंने हमें खूब घुमाया फिराया। मुस्तफ़ा भाई और उनकी बीवी बहुत अच्छी थी। भाभी ने और मुस्तफ़ा भाई ने हमारा बहुत ख्याल रखा। हम लोग 4 फैमिली मेम्बर थे। जैसे कि मैं अपना तारुफ करा चुकी हूँ, मेरा नाम रिहाना है, मेरे शौहर का नाम शहजाद और मेरा एक बेटा हमज़ा और उससे बड़ी बेटी मारिया। मारिया 3 साल की और हमज़ा की उम्र उस वक्त थी तकरीबन 1.5 साल का, वो होने वाला था। मेरा बेटा हमज़ा बहुत ही खूबसूरत था, बड़ी बड़ी आंखें, कोरा चिट्टा सा रंग। उस बच्चे को जो भी देखता खुद ब खुद रुक जाता और उससे प्यार भरी निगाहों से ना सिर्फ देखता बल्कि जिस तरह बच्चों को देख के आप रुक से जाते हैं और उनसे खेलने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही मुस्तफ़ा से लोग प्यार करते, राह चलते रुक जाते और उससे खेलते कि कितना माशाअल्लाह प्यारा बच्चा है। हमने कराची काफ़ी देख लिया और यूं मुस्तफ़ा भाई के साथ मिलकर मेरे शौहर ने एक काम का आगाज भी कर दिया। अब उनका घर भी इतना बड़ा नहीं था मुस्तफ़ा भाई का, सो हमें अपने घर में शिफ्ट होना था। उस घर की अच्छी तरह सफाई कर ली गई और एक कमरा मैंने अपने बेडरूम के लिए मुंतखब किया और एक कमरे को इस तरह सेट किया कि कोई अगर आया गया मेहमान बैठने के लिए तो दूसरे कमरे में उसको बिठा दिया जाएगा, क्योंकि इस घर के अंदर कोई ड्राइंग रूम तो था नहीं। किराया मुनासिब था, इसलिए यह मकान हमें पसंद आ गया, क्योंकि अभी हम चाह रहे थे जितना भी हमारे पास पैसा है, जमा पूंजी है, वो हम कारोबार में लगाएं और आहिस्ता आहिस्ता जब कारोबार चल पड़ेगा तो फिर हम अपना बड़ा घर भी ले लेंगे और कोशिश करेंगे अपना प्लाट वगैरह खरीद के अपना घर बनाएं। अच्छी तरह घर की सफाई कर ली गई, जो काफ़ी अरसे से बंद था। दरो दीवार पे जाले लगे हुए थे, मिट्टी की तह जमी हुई थी, जिससे अंदाज़ा मुझे हुआ कि काफ़ी अरसे से इस घर को किसी ने किराए पे नहीं दिया था। मकान क्या था, अंदर की जो दीवारें थी जो सहन के साथ बनी हुई थी उनके ऊपर तो प्लस्तर नहीं लगा हुआ था, लेकिन जो कमरे थे दोनों उनके अंदर प्लस्तर लगा हुआ था। और जो ऊपर वाला कमरा था वो तो मैंने देखा ही नहीं था, क्योंकि वो मुस्तकिल बंद रहता था। इस घर के अंदर शिफ्ट हुए हुए आज हमें 4था दिन था। अब मेरे शौहर की रूटीन ये थी कि वो सुबह ही सुबह नाश्ता करते और नाश्ता करके वो चले जाते। तकरीबन 12:30-1 बजे के करीब घर आते, खाना खाते, 2-3 घंटे आराम करते और शाम को फिर चले जाते। यूं रात को 9 बजे वापस आते। मुस्तफ़ा भाई ने हमारा बहुत साथ दिया हर तरह से। वो एक बहुत ही मुखलिस, बहुत ही ईमानदार शख्स थे। उनकी बीवी भी बहुत अच्छी थी। हम बहुत खुश थे कि ना सिर्फ एक ऐसी फैमिली से हम मिल चुके थे जो बिल्कुल हमारे खून के रिश्तों की तरह हमसे प्यार करती थी, बल्कि जिस कारोबार में मेरे शौहर ने शिराकत की थी उसके बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि उसमें बहुत पैसा आएगा और वो चलने वाला काम था। अब मेरे शौहर दिन को आ जाते, खाना खाते, सोते और चले जाते। तकरीबन उस घर के अंदर 4था या 5वां दिन था। रूटीन का सब कुछ हुआ। रात को बच्चों को दोनों को सुला के हम दोनों मियाँ बीवी भी अपने अपने बिस्तर पर सो गए। ये रात का कौन सा पहर था मुझे नहीं पता कि एकदम से मेरे मुंह से चीख निकली और मैं
अपने बिस्तर से चीख मार के उठ गई। उस चीख को शौहर ने भी सुन लिया था। वो भी हड़बड़ा के उठ बैठे और एकदम से बोले, क्या हुआ, क्या हुआ, सब खैर है ना? मैं बहुत घबराई हुई थी, बहुत डरी हुई थी। जल्दी से उठे, उन्होंने पानी का गिलास भरा, मुझे पानी का गिलास दिया, मैंने पानी पिया, कुछ बेहतर सी हालत में हुई। क्या हुआ है रिहाना, सब खैरियत है ना? शायद तुमने कोई भयानक ख्वाब देखा है। हाँ शहजाद, मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा है। बहुत अजीब सा था। क्या देखा है? मैंने एक बहुत ही खौफनाक औरत को देखा है। उसकी आंखों से खून निकल रहा था, उसके दांत बहुत बड़े बड़े से थे। उसका चेहरा था तो एक इंसानी चेहरा, लेकिन वो इतनी बूढ़ी और इतनी खौफनाक थी कि उसको मैं देख के डर गई। और मैंने उसे देखा कि मैं अपने कमरे में सो रही हूं और वो गली से चलती हुई हमारे घर के अंदर दाखिल हो गई है। और वो चलती हुई जब सहन में आई है तो हमारे कमरे की तरफ खड़े होकर देखती रही है। कुछ देर उसने हमारे कमरे की तरफ खड़े होकर देखा है और फिर गुस्से से चलती हुई इस तरह आगे बढ़ी है जैसे वो कमरे के अंदर दाखिल होना चाहती हो। वो कमरे के दरवाजे के पास आई है और उसने पहले बच्चों को देखा है, फिर आपको देखा है, और उसके बाद मेरी टांग के पास आई है। उसने मेरे पांव को अंगूठे से पकड़ा है और जोर से खींचा है। जैसे ही उसने मेरे अंगूठे को जोर से खींचा है तो मैं चीख मार के उठ बैठी हूं। शहजाद बोले, हाँ ये खौफनाक ख्वाब है। तुमने एक वाकई सच में एक भयानक ख्वाब देखा है, लेकिन इंसान जब किसी नई जगह पे जाता है तो ऐसा हो जाता है। परेशानी की कोई बात नहीं। इन दिनों में तुम घूमी फिरी भी बहुत ज़्यादा हो, नींद की भी कमी है और बहुत ज़्यादा काम काज भी करना पड़ रहा है, घर को भी सेट करना पड़ रहा है। तो ये तो होना था। इंसान जब शदीद थक जाता है, थकावट का शिकार हो जाता है, तो फिर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। परेशान मत हो। यूँ मैं हौसले में आ गई। इसी वाक़ये के कुछ शायद 2 दिन बाद रात को हम दोनों मियाँ बीवी और दोनों बच्चे सो रहे थे कि मेरी आंख खुली एक जोरदार आवाज से। हमारे किचन का जो दरवाजा था किसी ने इंतहाई जोर से ऐसे खोला था या बंद किया था कि एक धड़म की आवाज आई थी। शायद ये दरवाजा बंद करने की आवाज थी। पहले मैं हड़बड़ा के उठ गई, आंखें खुल गईं कि किसी ने दरवाजे को खोला है या दरवाजे को बंद किया है। कहीं मेरा वहम तो नहीं आज, फिर मैंने कोई ख्वाब तो नहीं देखा, फिर तो मैं कहीं ख्वाब में नहीं डर गई। मैं अपने आप से सोचती रही, तो क्या करना चाहिए मुझे? उठ के देखना चाहिए। ये साथ वाला दरवाजा है, किचन का दरवाजा है, कौन सा दरवाजा है जो किसी ने इतनी जोर से बंद किया है? मैं अपनी जगह से उठ गई। आहिस्ता से चलती हुई मैं साथ वाले कमरे के पास गई। उसका दरवाजा उसी तरीके बंद था। मैंने किचन के दरवाजे की तरफ देखा तो किचन का दरवाजा भी बंद था। अब मैं बरामदे में आ गई। मैंने बरामदे में देखा, मुझे बरामदे में कुछ महसूस ना हुआ। मैंने सहन की लाइट जलाई। सहन भी बिल्कुल जो तारीकी में डूबा हुआ था, लाइट जलाने की वजह से रोशन हो गया। वहां पे भी हर चीज अपनी जगह पे मौजूद थी। और उसी वक्त मैं जैसे ही मुड़ने लगी तो मुझे एहसास हुआ मेरे पीछे कोई है। मैं जैसे ही मुड़ी मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरे पीछे शहजाद खड़े थे और मैं एकदम से डर गई। वो बोले, भाई मैं हूं, क्या हो गया है? कुछ नहीं, आपने तो मुझे डरा दिया। भाई मैं खुद परेशान हो गया। तुम रात को इस वक्त क्या कर रही हो? मैंने कहा पता नहीं, नींद में मेरी आंख खुली, मुझे ऐसा लगा किसने शायद जैसे किसने दरवाजा खोला है या बंद करा है। तो ये देखने के लिए कोई चोर वगैरह तो नहीं आ गया। मैं उठ के बाहर आ गई थी, लेकिन आप जिस तरह दबे कदमों चलते हुए मेरे पीछे आ गए, आपने तो मुझे डरा ही दिया। और यूं हम दोनों वापस कमरे में चले गए। पूरे घर को देख लिया था, घर में कुछ भी ऐसा नहीं था। मैं शायद नींद में, ख्वाब में फिर से कुछ महसूस करके उठ गई थी। अगले दिन मेरे शौहर, अभी तक घर की सफाइयां जारी थी। ऐसा नहीं हुआ था कि पहले 2-3 दिन में जो सफाइयां करके हमने घर को साफ कर लिया था, उसके जाले तो उतार दिए थे, लेकिन मट्टी अभी भी काफी जगहों पे जमा थी। और सबसे बड़ी बात,
उस दरख्त के पत्ते बहुत गिरते थे, बड़े बड़े पत्ते थे जो बहुत ज्यादा नीचे गिर जाते थे। शहजाद को मैंने नाश्ता दिया, बच्चों को नाश्ता दिया, बेटे को फीडर में दूध डाल के दिया। हमजा दूध पीने लगा। बेटी तो बातें करती थी, हमजा कुछ लफ्ज बोलता था। मेरा शहजादा सा था बेटा। शौहर चले गए। मैंने कहा आज घर शहर वगैरह सेट हो गया है, आज अपने शौहर की पसंदीदा डिश बनाती हूं जो उनको बहुत पसंद था, आलू गोश्त। यूं मैंने आलू गोश्त निकाला, काटा और उसको पकाना शुरू कर दिया। तकरीबन अब वो टाइम होने वाला था कि मेरे शौहर किसी भी लम्हे आ सकते थे। मैंने हांडी जब पका ली, उसको चूल्हे से उतार के जैसे ही नीचे रखा, और इस इरादे से कि बच्चों को जाके देखो उनको भूख ना लगी हो, मैं जैसे ही मुड़ी हूं तो एकदम से आवाज आई है चूल्हा फिर से जल गया है। मुझे लगा कि मैंने जल्दी में शायद चूल्हा बंद नहीं किया था। मैं मुड़ी तो देखा चूल्हा जल रहा है। मैंने चूल्हे को फिर से बंद कर दिया। अब अच्छी तरीके मैंने चूल्हे को बंद किया और जैसे ही जाने लगी, तकरीबन 2 से 3 कदम ही किचन में उठाए होंगे तो पीछे मुझे ऐसे आवाज आई जैसे फिर से चूल्हा जल गया हो। मैंने मुड़ के देखा तो चूल्हा फिर से जल चुका था। अरे क्या हुआ है? क्या चूल्हा खराब हो गया है? ये सोचती हुई मैं चूल्हे के पास गई, उसके बटन को घुमा के देखा अच्छी तरीके, वो तो सही बंद हो रहा था और सही से ऑन हो रहा था, तो फिर ये जल क्यों रहा है? क्या खराबी हो गई है? लगता है इसमें कोई मसला आ गया है, इसको पीछे से बंद कर देती हूं। शौहर आते हैं तो उनसे कहती हूं जरा किसी को बुला के चेक करवा दें, ये मसला कर रहा है। मैंने पीछे से उसका लीवर बंद कर दिया। अभी मैं मुड़ी ही थी कि मेरे कानों में एक क्लियर आवाज सुनाई दी। ये एक औरत की आवाज थी और वो गुस्से से बोली थी, खुद तो खाना पका लिया, अब हमें नहीं पकाने दे रही। मैं चलती हुई रुक सी गई। ये लफ्ज क्लियर मेरे कानों ने सुने थे कि खुद तो खाना पका लिया, हमें खाना नहीं पकाने दे रही। तो मेरे पूरे वजूद के अंदर कपकपाहट आ गई, ऐसी सनसनाहट आ गई, रोंगटे खड़े हो गए। मेरा वहम नहीं था, ये आवाज कहीं और सी नहीं, किचन से ही आई थी। मैं एकदम से मुड़ी, पीछे कोई नहीं था, लेकिन मेरे कानों ने क्लियर इस आवाज को सुना था। क्या ये मेरा वहम है? नहीं नहीं, ये तो क्लियर आवाज थी। मैं एकदम से जल्दी से बाहर निकलने के लिए जैसे ही मुड़ी तो बाकायदा मुझे एक काला स्याह साया जैसे कोई टकराता है मेरे कंधे से टकराया और मेरे मुंह से जोरदार चीख निकल गई और मैं कैसे भाग के बाहर आई, मुझे होश तक ना रहा। मैं बाहर आके थर थर कांपना शुरू हो गई। कितनी देर मैं थर थर खड़ी कांपती रही कि मुझे होश ही नहीं कि कितनी देर से बाहर दरवाजा बज रहा है और मैं बेगानी हुई खड़ी कांपे जा रही थी। जब होश में आई तो भागती हुई दरवाजे के पास गई, कांपती हुई आवाज के साथ पूछा, कौन? शहजाद की आवाज आई, मैं हूं, दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा खोला तो वो एकदम अंदर आते ही बोले, क्या हुआ है, सब खैरियत है? मैं इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूं, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? लेकिन मेरी हालत को देखते ही वो एकदम से समझ गए। रिहाना, रिहाना, सब खैरियत है ना? क्या हुआ है? तुम नॉर्मल नजर नहीं आ रही। और वो मुझे पकड़ के सहारा दे के अंदर कमरे में ले आए। अभी तक मेरी आंखें खौफ के मारे इस अंदाज में खुली थी कि वो समझ गए थे कि कुछ हो चुका है। मुझसे बोले, क्या हुआ है, सब खैरियत है? मुझे उन्होंने पानी वगैरह पिलाया और थोड़ी देर तक मैं बेहतर हो गई। मुझसे बोले, सब खैरियत है ना, अब बताओ क्या हुआ? और मैंने उनको बताया कि ऐसे चूल्हा 2-3 दफ़ा जला और मैंने सोचा शायद पीछे से बंद कर दूं, आपको कहूंगी कि इसको चेक करवाएं, लेकिन मैंने क्लियर एक आवाज़ को सुना और मेरे वजूद के साथ कोई टकराया है। मैंने उसको क्लियर नहीं देखा, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कोई एक औरत का वजूद था जो मेरे कंधे के साथ बाकायदा टकराया है। मैंने उसके चेहरे को नहीं देखा, लेकिन उसके कंधे को अपने कंधे से टकराते ही महसूस कर लिया था कि एक वजूद मेरे कंधे से टकराया है। मैं कैसे भाग के बाहर आई मुझे उसके बाद कुछ नहीं पता। कितनी देर आप दरवाज़ा खटखटाते रहे, मैं कितनी देर अंदर खड़ी रही, मुझे कुछ नहीं पता। शहजाद बोले, रिहाना, तुम डरने वालों में से तो नहीं हो, मैं जानता हूं, तुम बहुत बहादुर हो,
और दूसरी बात, ये कोई रात का टाइम भी नहीं है कि रात का टाइम होता तो मैं कहता कोई सपना देख लिया, कोई ख्वाब देख लिया, कोई डर गई। ये तो दिन का टाइम है, दिन का 1 बजने वाला है। 1 बजे तुम कैसे डर सकती हो? यकीनन कुछ ना कुछ तुमने महसूस किया है। लेकिन मुझे पता है क्या लग रहा है रिहाना, तुम मुसलसल थकावट का शिकार हो और मैं तुम्हें मुसलसल कह रहा हूं रेस्ट करो। हाँ, ये घर पुराना है, मजबूरी है, इसके अंदर बहुत मट्टी जमी है और जितना तुम झाड़ू पोछा लगा रही हो, इसको साफ कर रही हो, और जितना तुम दिन रात लगी हुई हो, तुम्हें नींद की ज़रूरत है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। बाज़-औक़ात इंसान जब नींद पूरी ना ले, आराम ना करे, तो ऐसा होता है उसको बहुत सारी चीज़ें महसूस होना शुरू हो जाती हैं, उसके कानों में आवाज़ें भी सुनाई देती हैं और उसकी जागती आंखों से दिन को भी उसको बहुत कुछ नज़र आता है। तुम्हें आराम करना चाहिए। रुको, मैं देखूं तो सही तुमने पकाया क्या है। और मैं डरी हुई थी इस बात पे कि वो अगर किचन की तरफ जाएंगे तो किचन में तो मैं एक जो मंजर देख के आई थी, लेकिन मुझे खुद वो डर लगा हुआ था। तो मैं उठी कि नहीं, आप वहां मत जाएं। वो हम मुस्कुराए और बोले, भाई क्या हो गया है? कुछ नहीं होता। वो चलते हुए किचन में गए, आलू गोश्त को सूंघा और आप वापस आके बोले, भाई क्या कमाल के आलू गोश्त बनाए हैं। किचन में कोई भी नहीं है, चूल्हा भी ठीक है, थोड़ा सा मसला कर रहा है, तुम सही कह रही हो, उसकी वजह से वो चूल्हा जल रहा था, ये मैं ठीक करा दूंगा, घबराओ मत, कुछ भी ऐसा नहीं है, वाकई चूल्हा थोड़ा सा खराब है। और यूं मैं भी एक हौसले में आ गई और बोले, चलो आओ खाना खाते हैं। मैंने बच्चों को खाना दिया, दूध दिया बेटे को, और हवा इतनी अच्छी चल रही थी कि उन्होंने कहा किचन में ही बैठ के खाते हैं। किचन की खिड़की खोल दी, उस दरख्त से आने वाली जो हवा थी वो खिड़की के रास्ते जब किचन में आई तो बहुत अच्छा लगा। शहजाद ने जी भर के खाना खाया, उनको मेरे बनाए हुए खाने बहुत पसंद थे। वो हमेशा से मेरे खानों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। वो बाहर से खाना नहीं खाते थे। वो कहते थे जब मेरी बीवी इतना अच्छा खाना बनाती है तो मैं बाहर से खाना क्यों खाऊं। यूं हम दोनों ने मज़े से खाना खाया और उसके बाद बोले, अच्छा बात सुनो, बच्चों को मैं संभाल लेता हूं, तुम सो जाओ, तुम आराम कर लो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूं। बोले ना, मैं कह रहा हूं ना, अब आराम करो और मैं लेट चला जाऊंगा। वैसे भी काम काज कोई लोड नहीं है, सारा कुछ मैं देख आया हूं, मुतमईन है। बहुत ज़्यादा उनके इसरार करने पे मैं सोने के लिए लेट गई और वो बच्चों के साथ लग गए। मैं शायद 2-3 घंटे आराम से सोती रही। जब मैं उठी तो देखा बच्चे शहजाद के पास हैं और वो उनको आइसक्रीम दिला कर ले आए थे। मुझे देखकर बोले, नींद पूरी हो गई? मैंने कहा हाँ, काफ़ी नींद पूरी हो गई, और वाकई इस नींद के बाद ऐसे लगता है कि आप फ्रेश हो गई। वो बोले, बच्चों ने तो आइसक्रीम खा ली, तुम भैया आइसक्रीम खाओगी? मैंने कहा हाँ, मेरा भी दिल कर रहा है, मैं भी आइसक्रीम खाऊंगी। रुको, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आता हूं। वो बाहर चले गए। बच्चे अभी तक आइसक्रीम खाने में लगे हुए थे मज़े मज़े से। मैं उठी, बाहर देखा, दरख्त के पत्ते बहुत ज़्यादा गिर चुके थे। एक तो ये मैं दरख्त से तंग थी, जहाँ इस दरख्त को पसंद मैंने किया था, ये घर मुझे अच्छा लगा था, इस दरख्त की वजह से उसके पत्ते बहुत गिरते थे। मैंने कहा झाड़ू उठाई, ये पत्ते कुछ गिरे हुए हैं, इनको साफ कर लेती हूँ। मैंने उस दरख्त के पत्तों को झाड़ू लगाने के साफ कर दिया और एक जगह पे सारे इकट्ठे कर लिए। उठाने के लिए बास्केट लेने के कि इसको बास्केट में डालती हूँ, मुड़ के देखा भी और पत्ते कुछ गिर गए थे जो पहले से भी थोड़े से ज्यादा थे। मैंने फिर से झाड़ू उठा के उन पत्तों को भी इकट्ठा किया और एक साइड पे लगा दिया, और जैसे ही मुड़ी तो ये देख के हैरान रहेगी, अब इतने ज़्यादा पत्ते गिर चुके थे कि मैं बिल्कुल घबरा सी गई और परेशान सी होगी कि ये क्या माजरा है। उसी वक्त आइसक्रीम लिए शहजाद अंदर दाखिल हुए। मुझे देखकर बोले, क्या हुआ, सब खैरियत है ना? क्योंकि मैं दरख्त को देख रही थी, नीचे पत्तों को देख रही थी। मैंने शहजाद से कहा, ये देखिए इतने पत्ते मैंने साफ किए हैं और ये मजीद देखिए कितने जमा हो गए, क्या हुआ है, इतने पत्ते गिर रहे हैं इस दरख्त के? तो वो बोले, हाँ भाई पत्ते तो बहुत ज्यादा हैं, आइसक्रीम खाओ। मैं तो खा चुका हूं, एक काम करो, ये टहनियाँ वैसे भी काफ़ी जो नीचे हैं ये लगती हैं सर में, कभी आंख में ना लग जाए, इनको मैं काट देता हूँ। आप जब तक आइसक्रीम खाओ, मैं ज़रा मुस्तफ़ा भाई के घर से काटने के लिए कोई आरी या कोई चीज़ लेके आता हूँ, तुम ज़रा आइसक्रीम इंजॉय करो। मैं आइसक्रीम खाने में बैठ गई बच्चों के साथ। वो साथ वाले मुस्तफ़ा के घर गए, वहाँ से
आरी लेकर आ गए, काफी मोटी मोटी टहनियां जो नीचे की तरफ आई हुई थी। उन्होंने उस टहनियों को काटना शुरू कर दिया और एक मेज का सहारा लिया, जिससे ऊंची एक टहनी जो काफी ऊंची थी उसको ऊपर से काटना चाह रहे थे। वो काफी नीचे तक आई हुई थी, वो बहुत मोटी थी और उसको काफी देर लगती काटने में। उन्होंने एक मेज को घसीट के उस दरख्त के नीचे रखा, उसके ऊपर खड़े होकर जैसे ही उस जगह को काटना शुरू किया तो मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। मेरे शौहर भी घबरा गए, एकदम से पीछे मुड़े और कहते क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं कांप रही थी। मुझे कहते हैं क्या हुआ? खून 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 कहां है भाई? मैंने हाथ का इशारा किया। उन्होंने अपनी कमीज को पकड़ा और पीछे से जब घुमा के देखा तो उनकी कमीज पे खून था। मेरी आंखों ने उस वक्त देखा था जब वो उस दरख्त को काटने लगे थे तो ऊपर काटते हुए ही खून गिरा था जो सीधा उनकी कमीज की बैक साइड पे गिरा था। उसी वक्त जल्दी से उन्होंने कमीज उतारी तो देख के हैरान रह गए कि उनकी कमीज खून से भर चुकी थी। वो खुद भी एकदम से हड़बड़ा गए, ये कहां से आया खून? मैंने इशारा किया ऊपर से। ऊपर से कैसे आ सकता है खून? और उसी वक्त किचन के अंदर एक जोरदार आवाज आई, ठा, और हमारा शीशे का जग टूट चुका था। उसी वक्त वो हाथ में जो आरी पकड़े हुए थे उन्होंने नीचे फेंकी और जल्दी से वो चलते हुए किचन की तरफ गए। मैं भी उनके साथ थी और जब दोनों गए तो वो नीचे किरचियां किरचियां हो चुका था। हमारा शीशे का जग टूट चुका था। मैं जो पहले ही घबराई हुई थी, परेशान थी, मेरे मुंह से निकला, शहजाद, ये जग तो नीचे जमीन पे रखा हुआ था। अगर ये किसी ऊंची जगह पे रखा होता और वहां से गिरता टूट जाता, बात समझ आती थी। हमने यहीं पे बैठ के खाना खाया था, मैंने इसको नीचे जमीन पे रख दिया था, क्या आपने इसको उठा के ऊपर रखा था? तो शहजाद ने गर्दन हिलाई, नहीं, मुझे याद है ये नीचे ही था, तुमने मुझे पानी भर के रख दिया था और मैंने भी इसको हाथ नहीं लगाया था, ये तो नीचे फर्श पे था। और फर्श पे गिरे भी तो इस तरह किरची किरची नहीं हो सकता जब तक कोई ऊपर बुलंदी से ना गिराए। ये तो ऐसे लगता है जैसे किसी ऊपर किसी ने जोर से पटका हो तभी इतनी किरची किरची हो गया है। और उसी वक्त मेरे मुंह से जो चीख निकली थी और अंदर भी एक जो आवाज आई तो दरवाजा नॉक हुआ। मुस्तफा भाई आ गए। क्या हुआ है? और वो कमीज के ऊपर खून के निशान देख के भी परेशान हो गए, ये क्या है? उसी वक्त एक आवाज आई, मेरा बच्चा जोर से चीख मार के रोया। अभी हम मुस्तफा भाई को चीजों को बता ही रहे थे, मेरा बच्चा जिस अंदाज में रोया तो तीनों भागते हुए अंदर कमरे में गए तो मेरा बच्चा इस अंदाज में बिस्तर पे लेटा था कि उसकी गर्दन नीचे लटक रही थी और वो बाकी धड़ उसका बिस्तर पे पड़ा था और वो बेहोश हो चुका था। भागते हुए जाके जैसे ही उसको उठाया तो उसको होश नहीं था। जल्दी से उसको उठाया। मुस्तफा भाई बोले, जल्दी से इसको डॉक्टर के पास लेके चलो। उसी वक्त मैंने अपनी बेटी को उठाया और हम सारे जल्दी से गली के कोने पे बना हुआ जो डॉक्टर का छोटा सा क्लिनिक था वहां पे पहुंच गए। डॉक्टर ने बच्चे का सारा चेकअप वगैरह किया और उसके बाद बोला, आपका बच्चा शदीद डर गया हुआ है, आप मेरी मानिए, इसको बजाय किसी डॉक्टर को दिखाने के अपनी मस्जिद जो बनी हुई है उसके मौलवी साहब के पास लेके जाइए। हम लोग फौरी तौर पे उस बच्चे को लेके, डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट मेडिसिन ये वो जो कुछ देना था वो दे दिया, हम लेके सीधा मौलवी साहब के पास पहुंच गए। हम तो नए नए थे लेकिन मौलवी साहब मुस्तफ़ा भाई को जानते थे। दुआ सलाम के बाद बोले, खैर है मुस्तफ़ा, खैरियत से आना हुआ? तो बताया बच्चे का ये मामला हुआ है। हमजा को देखते ही वो बोले, बच्चा तो शदीद डर गया हुआ है, इसे मुझे दे दो। उस गोल मटोल से, उस खूबसूरत से, उस मेरे शहजादे बच्चे को कारी साहब ने अपने गोद में लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। वो आंखें बंद करके पढ़ते रहे और बोले, एक पानी की बोतल लेके आओ। उनको पानी की बोतल दी गई। उन्होंने पानी की बोतल के ऊपर दम किया और उसके बाद मेरे बेटे के ऊपर भी दम किया और बोले, ये बहुत ज्यादा डर गया हुआ है। मुस्तफ़ा भाई, ये आपके जानने वाले हैं? उन्होंने कहा, हाँ, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे घर के साथ वो जो मकान था किराए के लिए खाली था वहां पे रहते हैं। कारी साहब बोले, बच्चा बहुत शदीद डर गया हुआ है, कोशिश करें, बेहतर है ये मकान छोड़ दें।
इस मकान में कुछ तो ऐसा है जिसके बाद ये बच्चा डर गया हुआ है। आप एक काम कीजिए, ये पानी इस बच्चे को जैसे ही होश आ जाए इसको पिला दीजिएगा। थोड़ी देर तक इस बच्चे को होश आ जाएगा। हमजा को लिए हम घर पहुंचे। मुस्तफ़ा भाई भी काफी परेशान थे, उनकी वाइफ भी हमारे घर आ गई। मैं अपने बच्चे को अपने गोद में उठाए चूमे जा रही, देखे जा रही, होश में लाने की कोशिश कर रही, पढ़ पढ़ के दम कर रही। थोड़ी देर के बाद मेरा बच्चा होश में आ गया, लेकिन वो होश में नहीं आया। उस मासूम की आंखें इस तरह खौफ से फटी की फटी थी कि वो आंखें झपकाए बगैर छत को यूं घूरे जा रहा था कि छत को देखते ही उसने एक जोरदार चीख मारी और कांपना शुरू कर दिया। मैं अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी और जिस अंदाज में वो छत को देख के खौफजदा हो रहा था, वो डर रहा था, कांप रहा था, हम सारे समझ गए थे कि छत पे किसी चीज को वो देख पा रहा है। जल्दी से मुस्तफा भाई बोले, वो पानी वाली बोतल कहाँ है, इसको पानी पिलाओ। मेरा बच्चा कांप रहा, मेरा बच्चा डर रहा, मेरा बच्चा खौफ से रोए जा रहा। वो पानी की बोतल सीधा उसके मुंह में चम्मच की मदद से कुछ कतरे डाले गए और जैसे उसके मुंह में पानी के कतरे गए, बच्चे के झटके लेते वजूद ने आहिस्ता आहिस्ता झटके लेने बंद कर दिए और उसकी आंखें भी बंद होने लगी। मैं माँ थी, मैं रोए जा रही थी, मेरे आंसू बह रहे थे। यहाँ तक कि हमजा बेहतर हो गया। उसको मज़ीद पानी पिलाया और उसके बाद हमने उसको दूध दिया। उसने दूध भी पी लिया, अब वो बेहतर था। उसी वक्त मुस्तफ़ा भाई बोले, अब तफसील से बताओ। आधी बात मुझे समझ आई थी, आधी नहीं समझ आई। उनको सारी बात बताई कि कैसे इस किचन के अंदर रिहाना ने एक आवाज को सुना, उसके वजूद के साथ एक वजूद टकराया और उसके बाद मेरी कमीज ये देखो खून से भर गई जब मैं इस दरख्त को काट रहा था। शीशे का जग जैसे बकायदा किसने उठा के जोर से पटका हो। और उसी वक्त हमजा चीख मार के बेहोश हो गया। और जैसे कि तुम्हारे सामने कारी साहब ने बताया है, ये किसी इंतहाई खौफनाक चीज को देख के डर गया है। मुस्तफ़ा, मैं अपनी बीवी बच्चे को यहां नहीं रख सकता यार, कोई फौरी तौर पे घर का बंदोबस्त करो, हमने फौरी ये घर छोड़ना है। मुस्तफ़ा बोला, तू घबराता क्यों है यार, मैं कल ही कोई घर ढूंढता हूं, जितनी जल्दी हो सकता है इस घर को चेंज करते हैं। रुक, मेरे एक एक मेरे दोस्त हैं, वो अमलियात जानते हैं, बहुत अल्लाह वाले हैं, मैं उनको अभी राब्ता करता हूं और तुम्हें बताता हूं। भाभी वहीं पे रुकी, वो गए, राब्ता करने की कोशिश की, वापस आके बताया कि वो इस वक्त तो अवेलेबल नहीं है। सुबह 8 बजे का टाइम मिला है कि सुबह 8 बजे तक, आज रात को वो कहीं गए हुए हैं, रात को किसी भी पल लौट आएंगे। तो उन्होंने कहा है आप सुबह 8 सवा 8 बजे आ जाइएगा, वरना अगर वो अभी होते हम तो अभी उनके पास चलते। मैंने उनको टेलीफोन, मतलब मोबाइल तो नहीं होते थे उस वक्त, मैंने उनको फ़ोन किया है, लेकिन वो अभी अपने घर पे नहीं है। ठीक है, हम सुबह उनके पास चलेंगे और कल मैं घर ढूंढने की कोशिश करता हूं ताकि तुम लोग घर फौरन चेंज कर लो। और हाँ, ये पानी इसको याद से पिलाते रहना। कुछ देर वो लोग बैठे रहे। मेरा शहजादा, मेरा हमजा मुसलसल मेरी गोद में था। भाभी ने मुझे बहुत हौसला दिया था, चुप कराया था। उन्होंने कहा बस कल उठते ही हम घर ढूंढेंगे, आप परेशान मत हो। मेरे शौहर आज काम पे नहीं गए थे, सारा दिन मेरे साथ रहे थे मुझे हौसला देने के लिए। उन्होंने कहा घबराओ मत, तुम सुकून से सो जाओ, बच्चों को सुलाओ, मैं जाग रहा हूं, कोई परेशानी की बात नहीं है रिहाना, मैं हूं ना। सुबह होते ही हम पीर साहब के पास भी चलेंगे और वैसे भी हमारे पास ये पानी दम किया हुआ है, और सुबह हम पीर साहब के पास भी हो आएंगे। कारी साहब ने भी पानी दम कर दिया और माशाल्लाह कारी साहब के पानी से हमारा बच्चा होश में आ गया है। ठीक है, देखा नहीं तुमने, हमने पानी पिलाया, कैसा वो अब खा पी रहा है, होश में है। लेकिन घर हम कल ढूंढेंगे और जितनी जल्दी हो सके, जैसा भी मिल गया हम छोड़ देंगे। उसी वक्त मैंने कहा शहजाद, आज रात हम मुस्तफ़ा भाई के घर ना गुजार लें। तो शहजाद ने कहा तुमसे पहले ही मैंने सोचा था, लेकिन उनके यहां खुद भाभी के अम्मी अब्बू आए हुए हैं। तुम्हें पता है उनका घर भी इतना बड़ा नहीं है, अगर उनके अम्मी अब्बू ना आए होते तो आज रात को हम उधर शिफ्ट हो जाते,
क्योंकि अब मज़ीद कोई कमरा उनके पास है नहीं। इसलिए आज रात में हूँ ना, तुम सो, मैं आज जागता रहूँगा, कल सब अल्लाह खैर करेगा। बच्चे को हमने मज़ीद पानी पिलाया और हम दोनों मियाँ बीवी बिस्तर पर लेट गए। मेरी बेटी सो गई, बेटा भी मेरा सो गया। नींद कहाँ आनी थी, मैं एक माँ थी, आज जितने वाक़यात हुए थे एक ही दिन में जो कुछ हो गया था, मुझे कहाँ नींद आनी थी। मैं लेटी रही, लेकिन शहजाद मुसलसल जागते रहे। ये रात के 11-12 का टाइम था, मैंने टाइम तो नहीं देखा, लेकिन एकदम से एक आवाज़ आई। किचन के अंदर फिर से किसी बर्तन को उठा के ज़ोर से पटका गया था। इतने ज़ोर से उस बर्तन को पटका गया था कि जो मैं आंखें बंद करके लेटी थी, लेकिन असल में तो ख्यालों में, सोचों में गुम थी, सोई हुई तो नहीं थी। शहजाद तो आंखें खोल के लेटे हुए थे। जैसे ही वो गिरने की बर्तन की आवाज़ आई तो शहजाद अपने बिस्तर से उठ के बैठ गया और मैंने भी पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ है? वो बोले, शायद किचन में कोई बर्तन गिरा है। और उसी वक्त बाहर उस दरख्त के अंदर से ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हो गईं जैसे वो दरख्त किसी आंधी का शिकार हो गया हो। उस दरख्त के अंदर एक ऐसी ज़ोरदार आंधी आई हो कि वो हिल रहा हो, एक हवा चलनी सी शुरू हो गई। और उसी वक्त एक और बर्तन को उठाया गया, ज़मीन पे पटक दिया गया। शहजाद बोले, रुको मैं देख के आता हूं। मैंने उनको पकड़ लिया। नहीं शहजाद, आप बाहर नहीं जाएंगे, खुदा का वास्ता है, हमें छोड़ के बाहर मत जाइए। वो एकदम मेरे वास्ता देने पे रुक गए, लेकिन बोले, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या हो गया है, घबराओ मत। और उसी वक्त हमारे कमरे का दरवाज़ा जो पहले ही बंद था, मैंने शहजाद से कहा, इसको अंदर से अच्छी तरीके कुंडी लगा दीजिए। अच्छा भाई, मैं लगा देता हूं, हौसला रखो। शहजाद उठे, कुंडी तो लगी हुई थी, बंद ही था। उसको मजीद बंद करने के लिए अभी हाथ बढ़ाया ही था कि बाहर से किसी ने दरवाजे को जोर से खटखटाया। कोई ऐसे जोर जोर से दरवाजे को खटखटा रहा था कि शहजाद एकदम से घबरा गए और बोले, कौन है, कौन है बाहर, और क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो? बाहर से वही आवाज क्लियर सुनाई दी जो मेरे कानों ने सुनी थी। एक औरत की आवाज, एक भारी भरकम गले से बोलती हुई एक बूढ़ी आवाज जो बिल्कुल आहिस्ता से बोल रही थी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। मैं रोना शुरू हो गई। शहजाद, ये वही आवाज है जो इसको मैंने किचन के अंदर सुना था। ये उसी खबीस औरत की आवाज है। पीछे आ जाइए, खुदा का वास्ता है, पीछे आ जाइए। शहजाद ने लाइट ऑन कर दी। पहले 0 वाला बल्ब चल रहा था और पूरी कमरे को रोशन कर दिया। वो बिस्तर पे आ गए। दरवाजा कोई जोर जोर से अब खटखटाने की बजाय इस तरह हिला रहा था जैसे कोई दरवाजे को तोड़ डालेगा। शहजाद मेरे करीब और बच्चों के करीब ऐसे आ गए जैसे हमें हौसला देने के लिए कि डरो मत, मैं हूं। और उसी लम्हे मेरे बेटे की आंख खुल गई और बेटे की आंख खुलते ही मेरे बेटे ने रोना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरे बेटे ने रोना शुरू किया, उसी लम्हे मेरे बेटे ने छत की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ छा गया कि उसी लम्हे में समझ गई मेरा बेटा किसी को देख रहा है। और मेरा बेटा इतनी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गया, इतनी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गया कि उसके जिस्म को झटके लगने शुरू हो गए और वो ऊपर देखे जा रहा था और रोए जा रहा था। मैं बोली, शहजाद इसको दम किया हुआ पानी पिलाएं, और मैं रोए जा रही थी। शहजाद छलांग मार के उठे और मेरे बेटे की हालत थी कि इतनी देर के अंदर वो ऐसे जोर शोर से रोए जा रहा था और इतनी तेज उसका जिस्म झटके ले रहा था कि मैं हवास बाख्ता होनी शुरू हो गई। हमें अपने होशो हवास खोना शुरू हो गई। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मेरे शौहर ने मुझे बोतल दी, चम्मच पकड़ाया कि इसको पिलाओ, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। इतनी ज़ोर से मेरे हाथ कांप रहे थे कि मैं गिलास तक को ना पकड़ सकी, ना मैं चम्मच को पकड़ सकी। और उसी वक्त मेरे बेटे ने एक ज़ोरदार हिचकी ली और उसका बंद हो गया कांपना, उसका रोना बंद हो गया। शायद मुझे लगा मेरे शौहर ने उसको पानी पिला दिया है, पानी पिलाने से वो सुकून में आ गया है। और उसी वक्त जैसे मैं कुछ समय के लिए
हवास बाख्ता हो गई थी, अपने हाथ कांप रहे थे, मैं एक चम्मच तक को नहीं पकड़ पा रही थी। मैंने अपने आप को कुछ संभाला और इस काबिल हुई तो होश में आ गई। मेरी बेटी भी रो रही थी और मेरे शौहर मेरे बेटे हमजा के पास खड़े थे। मुझे कितनी देर लगी थी हवास बाख्ता हुए मुझे नहीं पता था। मैंने ये देखा, मेरे शौहर ने अपने दोनों हाथ मेरे बेटे की आंखों पे रखे और उसकी आंखें बंद कर दी। मुझे सांस चढ़ा हुआ था। मैंने कहा सो गया मेरा लाडला, शुक्र है सो गया। तो शहजाद की आवाज आई, हमजा अब हम में से नहीं रहा, हमजा हम में नहीं रहा, हमजा मर चुका है। क्या? ये कैसे मुमकिन था? ये मैंने जैसे ही सुना मेरी एक ऐसी जोरदार चीख निकली कि मैं कितनी देर चीखें मारती रही मुझे नहीं पता। मेरी ऐसी जोरदार चीखें थी, मैं ऐसी हवास भागता थी, मैं होशो हवास खो बैठी थी कि साथ वाले घर से मुस्तफ़ा भाई, उनकी भाभी, इर्द गिर्द के लोग भी इकट्ठे हो गए, बाहर जमा हो गए। क्या हुआ? और सारे जब अंदर आए तो देखा मेरा बेटा हमजा, मैं मुस्तफ़ा कह रही हूँ, सॉरी, हमजा मर चुका था। ये नाकाबिल यकीन था। मैं उस रात कितनी होश में रही, कितनी बेहोश रही, मुझे कुछ नहीं पता कि जब सुबह हुई तो मेरे बेटे का सफर आखरत शुरू हुआ। मैं होश में आ जाती और बेहोश हो जाती, मैं होश में आ जाती, मैं बेहोश हो जाती। मेरे माँ बाप भी आ गए थे, रिश्तेदार भी आ गए थे, सब आ गए थे और मेरे बेटे को गुस्ल दिया गया, उस मासूम को कफन पहनाया गया और उस मासूम को कब्रिस्तान जाके दफना दिया गया। एक पूरा हफ्ता मेरी जिंदगी का ऐसा गुजरा जो मैं बिल्कुल होशो हवास में नहीं थी। मैं होश में आती, मैं अपने बेटे हमजा हमजा को पुकारती, हमजा कहीं भी ना होता और मैं फिर से अपने होश खो बैठती। ये हफ्ता मैंने कैसे गुजारा मुझे नहीं पता। एक हफ्ते बाद मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मेरे माँ बाप ने कहा हमारे साथ चलो। मैंने अम्मी अब्बू को मना कर दिया, नहीं अम्मी अब्बू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर में रहूंगी। मुस्तफ़ा भाई ने एक घर ढूंढ लिया था, उन्होंने कहा भाभी अब बेहतर हो, आपको घर दिखाऊं तो क्या आप शिफ्ट हो। मैंने सबको कह दिया मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने इसी घर में रहना है। अब वो सब मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, शायद दिमागी चोट ऐसी है, दुख ऐसा है, दुख इसकी घड़ी में, इस दुख की घड़ी में वो शायद यही समझ रहे थे कि मैं अपने होशो हवास खो बैठी हूं। मैंने सबसे कहा नहीं, मैं ठीक हूं, मेरे होशो हवास ख़त्म नहीं हुए। हाँ, ये एक हफ्ता मैंने होशो हवास के बगैर गुजारा है, आज मैं होश में आ गई हूँ, मुझे यकीन आ गया है मेरा हमजा जा चुका है। आप लोग परेशान मत हों, मुझे इसी घर में रहना है। खैर सब केयर करते रहे, देखभाल करते रहे। शाम को शहजाद ने पूछा रिहाना हमारा बेटा जा चुका है, ये मुझे भी दुख है, लेकिन तुमने क्यों जिद पकड़ ली है? तुम क्यों नहीं जाना चाह रही, ना अम्मी अब्बू के साथ, ना मुस्तफ़ा भाई के घर, ना कहीं और? वजह क्या है? शहजाद, जिसने मेरे बेटे को मारा है, मैं एक मां हूं, एक मां का लख्ते जिगर छीना है उसने मुझसे, और मैं ऐसे चुप करके इस घर से चली जाऊं? मुझे पता चल गया है मेरे बेटे का गला दबा के मारा गया है। मैंने मुकाबला करना है, मैंने हार नहीं माननी, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मां का लख्ते जिगर गया है, मां का जिगर गोशा गया है, मां की ताकत कोई नहीं जानता। अब मैं लड़ूंगी, मैं इसी घर में रहूंगी। मेरे शौहर ने जितना मुझे समझाया, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं थी। मेरे शौहर जानते थे जब मैं किसी बात पे अड़ जाती हूं तो अड़ जाती हूं। आज वो पहली रात थी जब मैं होश में थी, मेरे शौहर भी जाग रहे थे और मैं भी अपने बिस्तर पे आंखें खुली लेटी हुई थी। शहजाद आप सो जाइए। वो बोले यही बात मैं तुमसे कहने लगा हूं, हमारी बेटी तो सो चुकी है, तुम भी सो जाओ। हाँ मैं सो जाऊंगी। और मैंने आंखें बंद कर ली। ओके मैं सोने लगी हूं, आप भी सो जाइए। कितने दिनों से वो शायद सोए नहीं थे, आज पहला दिन था जब मैं होश में आई थी। कितने दिनों से वो थके हुए थे। मेरी आंखें बंद करते ही जब उनको यकीन आ गया कि मैं सो गई हूं तो वो सो गए। जब मैंने थोड़ी देर के बाद देखा मेरे शौहर सोए हुए हैं
तो मैं आहिस्ता से अपने बिस्तर से नीचे उतरी। मैंने जूते तक नहीं पहने, कहीं आवाज ना आए, और मैं चलती हुई सीधी पहले किचन के अंदर गई। किचन का दरवाजा मैंने आहिस्ता से खोला। किचन की मैंने लाइट ऑन नहीं की और मैंने वहीं पे खड़े होकर कहा, ओ बदबख्त औरत, मेरे सामने आ, एक मां का मुकाबला कर, एक मां का सामना कर। मुझे पता है तू यहीं है, मैं तुझे देख चुकी हूं। मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, इस घर से तू जाएगी और मैं तुझसे बदला लूंगी। मैं क्या कुछ बोलती रही लेकिन कोई जवाब ना आया। वहां से चलती हुई मैं सीधे उस दरख्त के नीचे आई और ऊपर की तरफ देख के बोली, अब छुप के क्यों बैठी है, सामने आना, मेरे सामने आ और देख, एक कमजोर सी मां कितनी बहादुर मां बन गई है। उसी वक्त मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई आके खड़ा हुआ है। मैं जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ी तो मैंने देखा वही खबीस भयानक चेहरा जिसको मैं ख्वाब में पहले ही देख चुकी थी। वही झुर्रियों से भरा हुआ बूढ़ा सा चेहरा, इंतहाई खौफनाक भयानक आंखें, लाल सुर्ख आंखें। वो इंसान नहीं थी, वो एक डाइन नुमा बूढ़ी थी। ऐसी बूढ़ी जिसको देख के ना सिर्फ कराहत आए बल्कि आप उसको वजूद को देख के ऐसा खौफनाक वजूद कि आप बेहोश हो जाएं। उसके बाजुओं का गोश्त इतना लटका हुआ था जैसे अभी जमीन पर गिर जाएगा। उसके चेहरे की खाल ऐसी लटकी हुई थी जैसे अभी जमीन पर गिर जाएगी, लेकिन उसकी आंखें इंतहाई भयानक थी। उसके हाथों के नाखून इंतहाई भयानक थे। उसकी कमर झुकी हुई थी और उसने जब दांत खोले तो इंतहाई लंबे लंबे उसके दांत थे। नोकदार उसकी चूंच वाली नाक थी और वो मेरे सामने खड़ी थी। मैं डरने की बजाय उससे बोली, तूने मारा है ना मेरे बेटे को, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और उसी वक्त मैं आगे बढ़ती और उस पर हमला करती, उसके मुंह से एक आवाज निकली, मेरा अभी बदला पूरा नहीं हुआ, अभी तो मैंने अपना बदला पूरा लेना है। अभी वो इसका जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि मैं एकदम से जैसे हमला करने के लिए तैयार हो गई थी। मेरे अंदर इतनी ताकत कहां से आई, हिम्मत कहां से आई, मैं नहीं जानती थी। और मैंने पूरे जोर से अपने हाथों से उसका चेहरा नोचने के लिए उसके मुंह पे इतने जोर से हाथ मारा कि जैसे ही मेरे हाथ उसके चेहरे को टच हुए तो मुझे ऐसा लगा मेरा चेहरा आग में, मेरे हाथ उसके चेहरे पे पड़ते ही ऐसा एहसास हुआ कि मेरे हाथों को आग लग गई है। बाकायदा जैसे हाथों को आग लग जाती है। और उसी वक्त मैं उसके आंखों को, उसके मुंह को, उसके बालों को, उसके सर को नोचना चाहती थी। एक मां जो अजीब सी हालत में आ चुकी थी, जो एक पागल हो चुकी थी, जो उस पर हमला कर चुकी, लेकिन उसकी ताकत इतनी थी कि उसकी आग ने मेरे अपने हाथों को ऐसी लपेट में लिया कि मेरे हाथ ऐसे जोर से दर्द किए कि हाथों में आग लग गई थी कि मेरे मुंह से जोरदार चीख निकली। और एक चीख उसी बुढ़िया की भी थी। मेरे हाथ शायद उसकी आंखों में पड़ गए थे। उसने भी चीख मारी थी और मैंने भी चीख मारी और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। मेरे शौहर उठे और भागते हुए बाहर आए तो मैं फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे वहां से उठाया, अंदर कमरे में ले गए। वो रात सारी मेरे ऊपर पड़ते रहे, जागते रहे। सुबह अजानों के टाइम पे जाकर मुझे होश आया और जैसे ही मैं जागी तो मेरे हाथों में शदीद जलन हो रही थी। इतनी शदीद जलन के मुझे बेइंतहा दर्द का एहसास हुआ। मैंने अपने शौहर से कहा, मेरे हाथ जल रहे हैं। उन्होंने वो दम किया हुआ पानी, शायद अभी भी घर में मौजूद था, वो जल्दी से लाए, मेरे हाथों पे छिड़कते। कुछ देर के लिए आराम आता, फिर से हाथ जलना शुरू हो जाते। मेरे हाथ जलते रहे और वो पढ़ पढ़ के मेरे ऊपर दम करते रहे, यहां तक कि सुबह हो गई। और जैसे ही सुबह हुई, मुस्तफा भाई घर आए।
मेरे शौहर ने उनको सारी सूरत हाल बताई तो बोले मैं पीर साहब को लेकर आता हूं। वो पीर साहब को लेने चले गए और उसी वक्त मेरे शौहर जो मुझसे बैठ के पूछ रहे थे क्या हुआ, तुम बेहोश कैसे हुई, बाहर कैसे गई, और मैंने उनको बताना शुरू किया कि कैसे मैं बाहर गई थी उसके लड़ने के लिए, उसका मुंह नोचने के लिए, उसकी गर्दन दबाने के लिए, उसको मारने के लिए। उसने मेरा शहजादा, मेरा लख्त जिगर मुझसे छीना है। मैंने क्या बिगाड़ा था उसका कि उसी वक्त मेरी बेटी ने एक जोरदार चीख मारी और वो रोना शुरू हो गई। हम दोनों मियाँ बीवी बेटी की तरफ मुतवज्जो हुए, उसको अभी संभालने की कोशिश ही करने लगे थे कि उसके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो गए। उसके जिस्म ने भी झटके लेने शुरू कर दिया और उसके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो गए और मैं एकदम डर गई और मैंने कहा नहीं, मेरा जिगर का गोशा तो चला गया, मैं बेटी को नहीं जाने दूंगी। और एकदम से मैं खड़ी हो गई और भागती हुई दरख्त के पास गई और कहा जो मेरे मुंह में जो भी गलत आया, बुरा भला आया, मैं उसको बोलना शुरू हो गई कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और मैं भाग के कभी किचन में जाती और कभी दरख्त के पास जाती कि मैं तुझे आग लगा दूंगी, इस घर को आग लगा दूंगी। और इतनी देर में बाहर से मुस्तफ़ा भाई उन पीर साहब को लेकर आ गए। मेरी हालत देख के पीर साहब फौरन समझ गए, बोले जल्दी से पानी दम करके पानी लेके आओ। पानी लाया गया, उन्होंने फौरी तौर पे पानी दम किया और शहजाद से कहा इसको पानी पिलाओ। मुझे जैसे ही पानी पिलाया गया मैं ऐसी हालत में चली गई जैसे मुझे सुकून मिलना शुरू हो गया हो। मुझे अंदर लेके गए, मेरी बेटी की हालत अभी तक बिगड़ी हुई थी। जब वो मुझसे फारिग हुए मैं बेहतर हालत में आ गई थी, होशो हवास में जैसे आ गई थी, मैं अपने होश फिर से खोने लगी थी। मैंने देखा मेरी बेटी और मैं चीखी हाय मेरे बेटी। पीर साहब बोले रुक जाओ मेरी बहन, कुछ नहीं होता। और उसी वक्त पानी का जग मंगवाया और उसके ऊपर पानी के ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया और मेरी बेटी की तरफ देख के बोले कौन है तू और क्यों तूने इस मासूम के जिस्म पे कब्जा कर लिया है। उसी लम्हे मेरी बेटी धाड़ी, उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। वो मेरी बेटी की आंखें ही नहीं थीं, किसी खबीस शैतान की आंखें थीं। और उसी वक्त मेरी बेटी जो जोर जोर से चीखें मार रही थी, इतना मासूम सा उसका छोटा सा मुंह था, लेकिन इतना चीखें मार के खोलने की कोशिश कर रही थी, मुझे लगता था उसका मुंह इतनी जोर से वो खोल रही है फट उसका मुंह कट जाएगा। कि वो चीखते हुए बोली, उसके अंदर से वही खबीस बोल रही थी मैं मार दूंगी इसकी बेटे को, तो मैंने मार दिया, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ, इसकी बेटी को मारूंगी, फिर इसके शौहर को मारूंगी और सबसे आखिर में इसको मारूंगी। ये मुझसे लड़ेगी, इसने मेरी आंख फोड़ी है और मेरा गुस्सा भी इतना हो गया है, मैं इनको तड़पा तड़पा के मारूंगी। मैं चाहती उसको उसी वक्त मार देती, लेकिन मैंने फैसला किया ये तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा, मैं तड़पा तड़पा के मारूंगी। उस बच्ची के अंदर वो खौफनाक खबीस डाइन बोल रही थी। पीर साहब बोले क्या बिगाड़ा है इस फैमिली ने तेरा जो तू सबको मार देगी, उसके बेटे को तूने मार दिया और तू अब बाकियों को भी मारेगी। माना तू ताकतवर है, लेकिन क्या तू ऐसे सबको मार डालेगी? क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने तेरा? तो वो बोली मैं कब से इस घर में आबाद हूं। किस कमरे में रहती है, किस जगह पे रहती है तू? वो गुस्से से धाड़े इस दरख्त पे बसेरा है मेरा और ऊपर वाले कमरे में बसेरा है मेरा। हां, कभी कभी किचन में कोई काम करने चली जाती थी, लेकिन जब ये लोग यहां पे आ गए तो मेरे घर पे इन्होंने कब्जा कर लिया। फिर सब धाड़े, गुस्से से धाड़े, घर तेरा घर कब्जा कर लिया, तेरा घर कहां से आ गया? ये इंसानों का बनाया गया घर है, ऐसे कमरे इंसान अपने लिए बनाते हैं, खबीस तेरे लिए कहां से बनाए? तो वो बोली मैं नहीं छोड़ूंगी। बिगाड़ा क्या है इन लोगों ने तेरा जो तू इनको बार बार धमकियां दे रही है? तो वो बोली मेरे बच्चे को मार दिया है। मेरा बच्चा उस टहनी पे बैठा हुआ था जहां पे इसके शौहर ने उस टहनी को काट डाला। जैसे उस टहनी को काटा, वो उस टहनी पे सोया हुआ था, उसकी गर्दन कट गई। मेरा बच्चा लहूलुहान हो गया।
पूछ, इन दोनों मियाँ बीवी से पूछ, उसके खून के कतरे इनके वजूद पे गिरे थे कि नहीं गिरे थे? उसके खून के कतरे से इसकी कमीज भर गई थी कि नहीं भर गई थी? पूछ इनसे। क्या ये नहीं जानते वो खून के कतरे किसके थे? उस दरख्त से गिरने वाले खून के कतरे मेरे लख्ते जिगर के थे। मार डाला था इसने, तभी उसके खून के कतरे इसकी कमीज पे गिरे थे। इन्होंने मेरे बेटे को मार दिया, तो क्या मैं इनके बेटे को छोड़ देती? सोचा तो यही था इनके बेटे को मार के मेरा बदला पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके बेटे को मार के भी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। मैं यही सोच रही थी ये यहाँ से दफ़ा हो जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन इसने फैसला किया मुझसे लड़ने का, यहीं पे रहने का। मेरा तो बदला पूरा हो चुका था, बेटे के बदले बेटे का बदला, लेकिन जब ये रुक गई और मुझसे लड़ने के लिए तैयार हुई, इसने मेरी आंख फोड़ डाली और मुझे ये मारने आई थी, आग से खेलने आई थी। अब तो मैं इन सब को मार के अपना बदला मुकम्मल करूंगी। पीर साहब बोले, तुझे इतना बोलने दिया काफी है, अब जा इस घर को छोड़ दे। तू जानती है मेरे पास खुदा का कलाम है, मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूं, बेहतर है खुद से चली जा। वो एकदम गुस्से से धाड़ी और मेरी बेटी के मुंह में से आवाज आई, नहीं जाऊंगी, मरती मर जाऊंगी लेकिन नहीं जाऊंगी, मैं अपना बदला पूरा करके जाऊंगी। और उसी वक्त पीर साहब ऐसे तैश में आए कि उन्होंने जग जिसके ऊपर पानी दम किया था उसके अंदर से पानी उठाया और मेरी बेटी के ऊपर छींटे मारनी शुरू कर दी। और मेरी बेटी के अंदर उस डायन की ऐसी दर्दनाक आवाज़ें आनी शुरू हो गई, ऐसी दर्दनाक आवाज़ें आनी शुरू हो गई जैसे वो पानी नहीं था, उसको आग लग रही हो, उस आग में उसका जिस्म झुलस रहा हो, तकलीफ से वो कराह रही थी, लेकिन कह रही थी मरती मर जाऊंगी लेकिन मैं इसकी बेटी को अभी अपने साथ लेके जाऊंगी। पीर साहब को शायद समझ लग गई कि ये मरने के लिए तो तैयार हो गई है, लेकिन इस अंदाज में मरेगी कि जिस बच्ची के जिस्म पे इसने कब्जा कर रखा है, इस बच्ची को वो नुकसान ना पहुंचा दे। हम तो इस बात को नहीं समझ सकते थे, ना सोच सकते थे, लेकिन पीर साहब अक्लमंद थे, समझ गए और उसके ऊपर पानी डालते डालते एकदम से रुक गए और बोले, अच्छा ठीक है, क्या चाहती है तू? कहा, मैं बदला चाहती हूं। पीर साहब बोले, ठीक है, मैं बदला नहीं लेने दूंगा, ये घर छोड़ के चले जाएंगे, तुझसे माफ़ी भी मांगेंगे, तू अपना जहां पे बसेरा करती है उसी दरख्त पे चली जा और अपने आप को होश मिला। तू इस वक्त गुस्से में है, तू इस वक्त गुस्से से भरी हुई है, मरने के लिए तैयार है और तू जानती है मैं तुझे जला सकता हूं, लेकिन मैं तुझे छोड़ रहा हूं, तेरे भी बच्चे हैं, जा, तुझे माफ़ कर रहा हूं, अपने गुस्से को ठंडा कर और जा यहां से। तो मेरी बेची के अंदर वो जो एक आवाज़ निकल रही थी, वो तड़प रही थी, ऐसे लगा जैसे उसके अंदर सुकून सा आना हो गया हो। तो फिर प्यार से बोले, मैं तुझे कह रहा हूँ ना, तूने मेरी ताकत देख ली है, जो मैंने पानी तुझ पे डाला है तूने देख लिया है, तुझे मैं मार सकता हूँ, अब जा यहाँ से। कुछ देर वो पढ़ते रहे और उसके बाद मेरी बेटी एकदम से बेहोश हो गई, गिर पड़ी। वो बोले, परेशान मत हो, जल्दी से बच्ची को उठाएं और इसको ये दम किया हुआ पानी पिलाएं। मैंने जल्दी से बच्ची को उठाया, मेरे शौहर भी आगे बढ़े, वो दम किया हुआ पानी बेटी को पिलाया गया। थोड़ी देर तक उसने आंखें खोल दी और वो बोले, अब सारे जितने भी यहाँ पे मौजूद हो सारे ये दम किया हुआ पानी पियो। हम सब ने दम किया हुआ पानी पिया और बोले, जल्दी से एक डोरी लेके आओ। मुस्तफ़ा भाई भागते हुए गए, एक डोरी लेके आए, उन डोरी पे पढ़ते रहे, उसके टुकड़े किए जितने भी हम लोग मौजूद थे और सबको कहा अपने अपने बाजू पे बांध लो। वो डोरी सब ने हमने अपने अपने बाजू पे बांध ली, मेरी बेटी को भी बाजू पे बांध ली गई और कहा, अब तुम लोग सारे साथ वाले घर में चले जाओ। हम लोग सारे मुस्तफ़ा भाई के घर में चले गए। अंदर पीर साहब क्या पढ़ते रहे किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन तकरीबन कोई 2.5 घंटे के बाद वो बाहर आए, पसीने पसीने थे, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उनके कपड़े भी कई जगहों से फट गए थे। और जब मुस्तफ़ा भाई उनको अपने घर लेके आए तो बोले, अब तुम लोग अपने घर आ सकते हो, सब खैरियत है। उनको पानी वगैरह पिलाया गया, उनको बेहतर किया गया, उनसे पूछा गया क्या हुआ। तब उन्होंने बताया कि वो एक ऐसी खबीस चुड़ैल है जो इस दरख्त पे कई सालों से बसेरा रखे हुए है। जब उसके बेटे को मारा गया तो बदले की आग में जलती हुई उसने आप लोगों का बच्चा मार दिया, लेकिन उसकी आग पूरी नहीं हो रही थी। वो झूठ बोल रही थी कि मेरी बदला पूरा हो गया था, मैं आगे कुछ ना करती। वो उसने झूठ बोला है, वो आगे भी करती, लेकिन ऊपर से हमारी बहन ने
उसका मुकाबला किया, वाकई उसकी एक आंख फोड़ डाली है, तो वो अंदर ही अंदर फैसला कर चुकी थी अब वो किसी को ना छोड़ती। पहले वो इस बच्ची को तकलीफ देती, मार देती, फिर शौहर को मारती और फिर एंड में रिहाना को मारती। और मैं जब उसके ऊपर पानी डाल रहा था तो मैं भी अंदर से डरा हुआ था, क्योंकि मेरा कलाम बहुत ताकतवर था। मेरे कलाम से उसको तकलीफ पहुंच रही थी, वो चीख रही थी, तड़प रही थी, लेकिन ऐसी बदले की आग में जल रही थी कि वो मरती मर जाती, लेकिन साथ में बच्ची को भी मार देती, निकलती ना। अब मुझे फिक्र हुई किसी तरीके इसको बच्ची के वजूद से निकालूं, फिर इसको मुकाबला करूंगा। और फिर मैंने उसको प्यार से कायल किया और उसको मौका दिया। वो डर तो चुकी थी मेरी कलाम से, उसको भी पता लग गया था वो मर सकती है, लेकिन जब वो बच्ची के जिस्म से मेरी बातों में आके निकल गई तो मैं जानता था वो झूठ बोल रही है, वो कहाँ निकलेगी, वो दरख्त पे तो चली गई। आप लोगों को भेज के जब मैं दरख्त पे गया तो फिर वो बदले की आग में फिर से खबीस चुड़ैल बन चुकी थी, और फिर वो मेरे सामने आ गई कि नहीं, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी, चाहे मारना है मुझे मार डालो, मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उससे पहले ही इस घर को मैं दायरा खड़ा कर चुका था। वो इस घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, मारने के लिए जाती भी तो इस घर के बाहर कदम नहीं रख सकती थी, तो वो मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गई। फिर उसका और मेरा एक खूंखार मुकाबला हुआ। ये जो मेरी हालत है इसी वजह से ये है, वो बहुत भयानक मुकाबला था, लेकिन रब का कलाम जीत गया और वो मारी गई है। अब वो घर बिल्कुल क्लियर है, उस घर के अंदर कुछ भी नहीं है। आप लोग उस घर के अंदर रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा भाई ने उसी वक्त कह दिया, नहीं, आप लोग उस घर में नहीं रहेंगे। बेशक क्लियर भी हो गया है, लेकिन नहीं, वो मनहूस घर है, उसमें यादें जुड़ी हैं भाभी की, हमजा की। मैं नहीं चाहूँगा भाभी को अपना बेटा वहाँ पे याद आए। यूँ हमारे लिए फौरी तौर पे मुस्तफ़ा भाई जो एक घर देख चुके थे, हम उस घर में शिफ्ट हो गए, कुछ अर्सा हम वहाँ पे रहे, और उसके बाद एक और हमने अच्छा घर ले लिया, कारोबार बेइंतहा चल पड़ा। खुदा ने मुझे एक और बेटा दे दिया। हमजा तो हमजा था, ये भी बहुत हसीन और जमील बेटा दिया, बहुत खूबसूरत दिया, लेकिन हमजा की जगह तो नहीं ले सकता था। और फिर एक और बेटी भी हुई, मेरे 3 बच्चे हुए। हमने अपना प्लाट ले लिया, अपना घर बना लिया, लेकिन मैं कभी भी हमजा को नहीं भूल सकी। और आज भी जब आपको कहानी भेज रही हूँ, मुझे हमजा बेइंतहा याद आ रहा है। बहुत खूबसूरत था, अपनी गोल मटोल सी बड़ी बड़ी आंखों से जब देखता था तो मेरी जान निकल जाती थी, मैं प्यार से चूमती जाती थी उसको। पता नहीं किसकी बुरी निगाह खा गई मेरे बेटे को, या शायद तकदीर में ही ऐसा लिखा हुआ था कि हमजा ने इस दुनिया से जाना था। आज भी जब मैं दुखी होती हूँ तो मेरे शौहर मुझे एक ही जुमला कहते हैं, तकदीर के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। यही तकदीर का लिखा था कि हमजा ने इतने ही वक्त के लिए इस दुनिया पे रहना था और चले जाना था, इसलिए वो चला गया है। और उस ज़ात ने देखो फिर एक और बेटा और बेटी भी तो अता कर दी है। लेकिन एक माँ हूं ना, बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। बच्चे जितने बड़े हो जाए, माँ के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। मेरे लिए आज भी वो बहुत छोटे हैं, जबकि वो तो बहुत बड़े हो चुके हैं। आज मेरा हमजा जिंदा होता तो शादीशुदा होता, उसके भी कई बच्चे होते, और जितना वो इस दुनिया से जिस उम्र में गया था उससे भी बड़े बड़े उसके अपने बच्चे होते। ये मेरी सच्ची कहानी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है।